तो चलिए अब बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर की। तो अगले रूलर हैं आराम शाह। और आराम शाह को बहुत जल्दी आराम मिल गया। 1210 से 1211 ये इनका लिमिटेड पीरियड है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ये सन थे, लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। टाइम पीरियड है इसका 1211 से 1236। अब इल्तुतमिश के बारे में हम 5 हेडिंग्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फैक्ट्स। हम इनके बारे में लगभग 8 कीवर्ड्स हैं, उन पे हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे इल्तुतमिश का जो प्रारंभिक जीवन था, उदास कैसे बना, इसकी बात। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जब वो रूल करना स्टार्ट किया तो उसके सामने क्या चुनौतियाँ थी और उन चुनौतियों से इसने पार कैसे पाया। फिर हम इसके बाद बात करेंगे इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि मुस्लिम एम्पायर का रियल फाउंडर किसे कहा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल फैक्ट से। तो जैसे कि मैंने बताया कि जनरल फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएं, आसान लगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे 8 कीवर्ड्स बना दिए हैं। तो पहला कीवर्ड है स्लेव, दूसरा है मैरिज, तीसरा है रियल फाउंडर, फोर्थ है चंगेज खान, फिफ्थ है कुतुब मीनार, और सिक्स्थ है कॉइन्स, सेवन्थ है इक़्तिदार, और उसके बाद है डेथ। तो चलिए पहला कीवर्ड जो स्लेव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था? गोरी का स्लेव था। तो कह सकते हैं कि ये स्लेव ऑफ स्लेव हो गया, है ना। अच्छा, दूसरा कीवर्ड हमारा क्या है? मैरिज। तो इसका मैरिज किसके साथ होता है? क्योंकि ये बहुत प्रतिभाशाली था, बहुत अच्छा वीर था, ये योद्धा था, इस वजह से इन इसके गुणों से प्रभावित हो करके, लॉयल भी था, तो इन सब बातों से प्रभावित हो करके जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने अपनी बेटी का इसके साथ विवाह कर दिया था और बाद में इसको बदायूं का गवर्नर भी बना दिया गया। तो ये तो हो गया सेकंड कीवर्ड। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड कीवर्ड की। तो इसी को, इल्तुतमिश को ही रियल फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। अब क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वो क्या है? चंगेज खान। हाँ, चंगेज खान ऐसा है कि 1221 1221 में क्या होता है कि जो ख्वारिज़म के शाह थे, तो ख्वारिज़म के शाह का चंगेज़ खान के साथ होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब चंगेज़ खान इसके पड़ जाता है पीछे और ख्वारिज़म का शाह भाग रहा है, और भागते भागते इसने इल्तुतमिश से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे आप शेल्टर दे दीजिए। लेकिन इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज़ खान से उलझना ठीक नहीं है, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा दिल्ली को, इसलिए उसने मना कर दिया। तो इस तरीके से इसने डिप्लोमेसी से चंगेज़ खान के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वो क्या है? कुतुब मीनार। तो पहले भी बात हो चुकी है कि कुतुब मीनार को इन्होंने कंप्लीट किया। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि कुतुब मीनार को किसी हिंदू रूलर ने बनाया था। फिर इसके बाद कॉइन्स की बात करें तो इसने सिल्वर के कॉइन्स इशू किए जिसको टका, और कॉपर के कॉइन्स इशू किए जिसे जीतल कहा जाता था। तो ये दो नाम आपको याद रखना, टका और जीतल। फिर इसके बाद जो अपना नेक्स्ट कीवर्ड है वो है इक्तादारी सिस्टम। तो इक्तादारी का, इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता का मतलब होता है ज़मीन। इक्ता का मतलब क्या है? ज़मीन। तो इसने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करने के लिए इक्तादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और अब जो है आर्मी जो होती थी उसको उसको रिक्रूटमेंट किया जाने लग गया, और जो इक्ता का हेड होता था उसको कहते थे मुख्ती। तो इक्तादार जो होते थे ये होते थे गवर्नर, एक छोटे से ज़मीन के हिस्से के,
और उसी ज़मीन के हिस्से को क्या कहा जाता था? इक्ता। तो इक्तादार जो होते थे, इनको मिलिट्री कमांडर भी कहा जा सकता है, और ये जब भी लड़ाई हुआ करती थी तो सुल्तान इनको कहता था कि आप अपनी आर्मी हमारे पास भेजो। और ये लोग सर्विस देते थे, ये जो वॉर में सर्विस दिया करते थे, इसी के बदले, इसी सेवा के बदले इनको क्या मिल जाता था? इक्ता। अब ये जो इनको इक्ता मिलता था, यानी ज़मीन का हिस्सा मिलता था, उससे इन्हें टैक्स कलेक्ट करना था, और ये टैक्स कलेक्ट करके जो इनकी आर्मी होती थी उसको मेंटेन करते थे। तो इस तरीके से इक्तादारी सिस्टम चलता था। इसके अलावा चहलगामी का भी सिस्टम जो था, जिसमें कि 40 मेंबर्स हुआ करते थे, वो भी इन्होंने स्टार्ट किया। और ये ज़्यादातर तुर्क पीपल हुआ करते थे, तो इसलिए इसको कभी कभी, जो चहलगामी था, इसको तुर्क नोबल ग्रुप कहा जाता था। फिर इसके बाद अगली बात है मिनहाज अल सिराज। अगला जो आपको पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है? मिनहाज अल सराज। तो ये आप अलग से, हमने कीवर्ड्स में नहीं ऐड किया है, इसको अलग से आप याद करें, चहलगामी को और मिनहाज अल सिराज को। तो मिनहाज अल सिराज जो हैं, ये कौन है? ये हिस्टोरियन है, और इन्होंने क्या लिखा है? तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी में क्या है? पूरा हिस्ट्री है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका इन्होंने हिस्ट्री लिखा है। और आखिरी पॉइंट है डेथ। तो इसकी डेथ जो है इलनेस से, वीकनेस से हो गई, और कब हुई? 1236 में। 1236 में। तो अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश का जो स्टार्टिंग का लाइफ था वो कैसा था। तो इल्तुतमिश जो है, दिल्ली के जितने भी स्टार्टिंग के सुल्तान रहे हैं उसमें से एक इसका जो प्लेस है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये बेसिकली था कौन? इलबरी तुर्क। इलबरी तुर्क। और इसके जो पिताजी थे वो इलम खान। इलम खान इलबरी जाति के ही एक सरदार हुआ करते थे। ये बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। इस वजह से इसके बाकी जो ब्रदर थे वो बड़े इससे ईर्ष्या किया करते थे। तो एक दिन इसके भाइयों ने उसको बुखारा, जो कि उज्बेकिस्तान में जगह है, वहाँ ले जा कर के इसको बेच दिया, और ये अब क्या बन गया? स्लेव। फिर ये बुखारा से होते हुए गजनी पहुंचा, गजनी से बगदाद गया, और बगदाद में इसका कांटेक्ट हुआ कुछ सूफियों के साथ, और सूफियों के साथ फिर ये चला आया दिल्ली। और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ने इसको खरीदा फिर स्लेव के रूप में। और बहुत जल्दी ही इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने इम्प्रेस किया, उसका विश्वास पात्र बन गया, और उसको अपॉइंट किया गया सरजानदार, यानी शाही अंगरक्षकों के सरदार के रूप में उसको अपॉइंटमेंट मिल गई। और इल्तुतमिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी था उससे, मतलब बहुत अच्छा ये एक एडमिनिस्ट्रेटर था, तो इस बात से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ने उसको और भी जो हायर पोस्ट हुआ करती थी वो इसको देना स्टार्ट किया। उसको अमीर ए शिकार का एक ऊंचा ओहदा उस समय का हुआ करता था दिया गया। बाद में 1200 में ये ग्वालियर का अमीर बना। उस समय के जो नोबल्स हुआ करते थे, अमीर बना। उसके बाद फिर इसको ग्वालियर, बरन, बदायूं, इन जगहों पे इसको इक़्तिदार के रूप में भी इसने काम किया। और जिस टाइम पे मोहम्मद गोरी खोखरों के अगेंस्ट अपना अभियान चला रहे थे, तो उस समय ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ सुल्तान की सेवा में भी गया था। और जब इसने मोहम्मद गोरी को इम्प्रेस कर दिया, तब फिर गोरी ने इसको कहा, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि इसको दासता से मुक्त कर दो। और इस तरीके से 1205 में इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेवरी से फ्री कर दिया। तो ये वो डेट है जब ये फ्री हुआ। और उसके बाद बदायूं का एडमिनिस्ट्रेटर इसको बना दिया गया। और फाइनली फिर इसका जिस तरीके से इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, तो ऐबक ने अपनी जो पुत्री है उसका विवाह भी इसके साथ कर दिया। तो ये तो थी इसकी इनिशियल लाइफ के बारे में बातें।
अब हम बात करते हैं कि जब ये रूलर बनता है तब इसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से फिर ये उसमें सक्सेसफुल रहता है। तो दिल्ली का जैसे ये सुल्तान बना तो इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके सामने आके खड़ी हो गई। दो मेन थी इसमें, एक राजपूत जो विद्रोह कर रहे थे और उसने अपने बहुत कोशिश करके उनको कंट्रोल में किया हुआ था, और एक था कुबाचा। कुबाचा पिछले वाले रूलर को भी, ऐबक को भी इसने परेशान किया था। कुबाचा एक, और ये भी एक समस्या थी। और एक समस्या थी मंगोल। मंगोल का जो अटैक हो सकता था दिल्ली में, ये एक समस्या और भी थी। तो इन सब से निपटने के लिए जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर और दोआब, ये सब एरिया तुर्कों के हाथ से निकल चुके थे। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए इसने बहुत हार्ड स्टेप लिए। और क्या हार्ड स्टेप लिए, तो इसको हम समझते हैं 4 पॉइंट में। तो पहले हम समझेंगे दिल्ली के जो अमीर थे उनसे ये कैसे निपटा। फिर हम बात करेंगे यालदौज को यालदौज से कैसे निपटा। फिर हम बात करेंगे कुबाचा से कैसे निपटा। फिर हम बात करेंगे बंगाल में जो विद्रोह चल रहा था वहाँ ये उसने कैसे उससे निपटा। और जो बाकी राजपूत हैं उससे भी ये भिड़ा रहा, उससे भी ये लड़ता रहा। और फिर हम बात करेंगे इसकी जो सक्सेस थी उसके पीछे क्या रीज़न था। तो सक्सेस के पीछे दो रीज़न, एक तो जो इसने चालीसा बनाया था, जो 40 अमीर्स का फॉर्मेशन था, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था। और दूसरा, इसको खलीफा से सर्टिफिकेट मिला था। तो इस तरीके से 4 पॉइंट जो इसके चैलेंज थे उनको किस तरीके से इसने टैकल किया और कौन सी चीज़ में इसको सक्सेस मिली, इस तरीके से हम इसको बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के जो अमीर थे। दिल्ली के तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेशन ऑफ दिल्लीज अमीर। जो दिल्ली के अमीर थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि अब सुल्तान कौन बन चुका है, इल्तुतमिश। तो इस वजह से उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी। लेकिन इन कॉन्स्पिरेसीज़ का पता चल गया किसे, इल्तुतमिश को। और इस तरीके से उसने इनका बुरी तरह से सप्रेशन किया और जितनी भी मिलिट्री वेसल्स थे इन सब को कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से जो दिल्ली के अमीर थे वो इसके खिलाफ हो सकते थे, लेकिन उनको इसने कंट्रोल कर लिया। अब हम बात करते हैं दो यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ की, एक है यालदौज और एक है कुबाचा। ये इसके मेन, कहना चाहिए, दुश्मन थे। अब ये जो दुश्मन है इनको इसने कितने सही टाइम पे इनको इनका काम तमाम किया वो समझिए। देखिए, मंगोल के अटैक से डरा हुआ है ख्वारिज़म का शाह। ख्वारिज़म के शाह को किससे डर लग रहा है, मंगोल से। अब मंगोल अटैक करते हैं शाह पे, तो जो शाह है वो अपनी जगह से भागता है किसकी तरफ, इंडिया की तरफ। अब जब इंडिया की तरफ भागता है तो उसके डर की वजह से यालदौज को अपनी जगह से भागना पड़ता है। ठीक, मंगोल पीछे पड़े हुए हैं किसके, ख्वारिज़म के शाह के। और शाह जब जाता है यालदौज के पास तो वहाँ से यालदौज को भागना पड़ता है। तो यालदौज भाग करके पंजाब चला जाता है और यालदौज अब भागेगा जब वहाँ से तो उसकी डर की वजह से कुबाचा भागने लगता है। तो चार यहाँ पे स्टेप हो गए, मंगोल, मंगोल के बाद शाह, शाह के बाद यालदौज, यालदौज के बाद कुबाचा। ठीक, अब ये जो इल्तुतमिश है इसके ये दोनों दुश्मन, कौन, यालदौज और कुबाचा। तो उसके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि उसके जो दोनों दुश्मन हैं वो इस टाइम पे किसी जो थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी की वजह से डरे हुए हैं। तो ये इसके पास बहुत एक गोल्डन चांस था और इसने इस गोल्डन चांस का यूज़ किया। तो सबसे पहले तो यालदौज को, जो तराइन की वाली जगह है वहाँ पे 1215 में पहले उसको उसने पकड़ लिया, हरा दिया और उसके बाद उसको मार दिया। तो इस तरीके से यालदौज को मारने से
अब गजनी के साथ जो कांटेक्ट था ये हमेशा के लिए अब दिल्ली सल्तनत का ख़त्म हो गया। ठीक। फिर कुबाचा, तो जो कुबाचा है उस पे इसने अटैक किया दो डायरेक्शन से, एक था लाहौर और दूसरा था उच्च। और इस तरीके से जब दोनों डायरेक्शन से अटैक इसके ऊपर हुआ, जो कुबाचा है वो कहते हैं कि सिंधु नदी में डूब करके मर गया। तो इस तरीके से उसने जो कुबाचा वाला एरिया था, जो कि वो फ्री हो रहा था, उसको भी फिर से दोबारा से कैप्चर कर लिया। इसके बाद बात करते हैं बंगाल के रिवोल्ट की। तो बंगाल में गियासुद्दीन आजम खिलजी, इसने मना कर दिया कि इल्तुतमिश का सबऑर्डिनेशन इसको नहीं चाहिए। और इस तरीके से इल्तुतमिश को आया बहुत गुस्सा। तो 1225 में उसने अपनी आर्मी भेजी बंगाल में और गियासुद्दीन ने तुरंत सरेंडर कर दिया। तो इस तरीके से बंगाल के भी जो रिवोल्ट को जो आगे फैल सकता था उसको इसने कंट्रोल कर लिया। अब जो तुर्क थे, 40 जो तुर्क थे उनको, और जो दूसरे स्लेव जो ग्रुप थे उन सबको इसने कंसोलिडेट किया इल्तुतमिश ने। और इस तरीके से जो ग्रुप बना उसको बोला जाता था तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल भी इसको कहा जाता था। तो ये जो नया इंस्टीट्यूशन जो बना, इसको उसने अपने जो राजत्व जो हुआ करता था उसका पार्ट बना लिया। फिर इसके बाद तो ये इस सक्सेस के पीछे ये एक रीज़न था। हमने चार तो उसके चैलेंजेस देख लिए। अब चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया, तो ये दो पॉइंट है। तो एक तो 40 वाली बात हो गई। दूसरा दूसरा ये कि 1229 में बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने एक एक पत्र इशू किया, है ना, एक पत्र इशू किया और इसको बोला जाता था विशिष्ट अधिकार पत्र। तो ये जो विशिष्ट अधिकार पत्र था इसमें टाइटल दिया गया था, टाइटल दिया मिला था इल्तुतमिश को। क्या टाइटल था? सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम। और इस तरीके से इनके पास एक सम्मान सूचक वस्त्र भिजवाया गया जिसको बोला जाता था खिलअत, खिलअत। तो इस तरीके से जब खलीफा से इसको रिकॉग्निशन मिल गया तो अब इसकी पावर और बढ़ गई और सही मायने में अब कहना चाहिए कि इल्तुतमिश जो है, जो इस्लामिक पब्लिक है, उसका रूलर बना। और इस तरीके से फर्स्ट ये ऑफिशियल सुल्तान भी बना जिसको कि खलीफा से रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा उसके चैलेंजेस और उसको क्या सक्सेस मिली कौन सी बातों से। अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन। तो हिस्टोरियंस ने इसका इवैल्यूएशन किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सक्सेसफुल डिप्लोमेट। तो ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश जो है ऐसा नहीं कि केवल विजेता था, बल्कि वो एक अच्छा डिप्लोमेट भी था। उसने अपने जो दुश्मन हैं उसको बड़े दूरदर्शिता के साथ, कूटनीति के साथ हराया। आपने देखा कुबाचा और यालदौज के मामले में इसने सही मौके पे सही काम किया, सही मौके पे सही काम किया। हो सकता है अगर सही मौके पे नहीं करता तो उसको ज़्यादा अपनी ताकत लगानी पड़ती। दूसरा, एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो इल्तुतमिश जो है इसने अपने लाइफ का जो ज़्यादातर पार्ट है वो लड़ने में ही इसने बिता दिया, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन में इसने अच्छा अपना जो है तो ध्यान लगा के रखा हुआ था। हिस्टोरियन है के निजामी, ये कहते हैं इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और स्थायित्व प्रदान किया। दो बातें कह रहे हैं वो, कह रहे कंसोलिड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको बनाया। तो एक वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है स्टेबिलिटी। तो ऑर्गेनाइज किया और स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। और ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने कि प्योर जो अरबी कॉइन्स होते थे, अरेबिक कॉइन्स होते थे, वो इसने इशू किए थे। और टका और जीतल
की बात तो हो ही गई है, स्टार्ट किया इसने। फिर इसको जो आर्ट और लिटरेचर है उसमें भी इसका था अफेक्शन। कुतुब मीनार को इसने आगे काम पूरा ही करवाया। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी हैं, इनका कहना है कि इंडिया में जो मुस्लिम संप्रभुता है, जो मुस्लिम सॉवरेनिटी है, उसको अगर किसी ने स्टार्ट किया तो वो इसी ने स्टार्ट किया। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी। और बाकी लिटरेचर से इसका अफेक्शन ऐसे हम कह सकते हैं कि भाई इसके टाइम पे मिनहाज उस सिराज, ये हिस्टोरियन इसके कोर्ट में रहते थे और इन्होंने क्या लिखा है? तबक़ात ए नासरी, तबक़ात ए नासरी। तो इससे जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका इससे अच्छा नॉलेज मिलता है, एक सोर्स है ये। फिर बात करें इनका जो न्याय व्यवस्था और शासन था, तो इब्ने बतूता, आगे इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इब्ने बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के राजप्रसाद यानी उनका जो भवन था, राजप्रसाद के सामने 2 संगमरमर के सिंह बने हुए थे, उसमें 2 घंटियाँ लटकती थी और जो भी है विक्टिम, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, वो जा करके वहाँ उसको बजा सकता था और अपनी फरियाद सुल्तान तक पहुँचा सकता था। तो इस तरीके से ये सब बातें तो हैं, लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि कोई जिसको कहते हैं ओरिजिनलिटी, यहाँ पे ओरिजिनलिटी इसके रूल में दिखती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा। फिर इसके बाद इसने इसका जो लिटरेचर और आर्ट से जो इसका अफेक्शन था, उसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि जो मिनहाज उस सिराज जो थे, उसको इसने प्रधान काजी के पद पे आसीन किया था और भी जो सेंट्रल एशिया से और दूसरे स्कॉलर्स आया करते थे, उन सबको अपने कोर्ट में ये आश्रय प्रदान करता था। फिर इसके बाद इसकी एक और बात है जो ध्यान देने वाली है, वो ये कि कट्टर सुन्नी मुसलमान था और दिन में 5 बार नमाज अदा करता था। लेकिन बाकी के जो संप्रदाय थे, उसके प्रति इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, वो इनटॉलरेंस की थी। तो इसलिए शिया मुसलमान जो हैं, उसके अत्याचार की वजह से कई बार उन्होंने विद्रोह किया था। इसने हिंदुओं पे भी अत्याचार किए। भिलसा का जो मंदिर था, उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर था, सबको नष्ट कर दिया इसने। और जो मुस्लिम उलेमा हुआ करते थे, उनको ये बड़ा उनको संतुष्ट रखता था और उनसे राज्य की सेवा करवाता था। तो इस तरीके से उलेमा जो थे, उन लोगों ने शिया और दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और अत्याचार भी किया। तो इस तरीके से ये हमेशा उलेमाओं का ही सपोर्ट किया करता था। फिर बात करें कि इल्तुतमिश के बाकी जो बाद वाले सक्सेसर थे, उनकी बात अगर, तो इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है 30 अप्रैल 1236 में। और अब यहाँ से लेकर के 1265 तक, यानी लगभग 30 साल तक पूरा स्ट्रगल और जो भी ऑफिसर्स होंगे उनकी एम्बिशंस, एक स्ट्रगल और एम्बिशन का पूरा ये टाइम रहता है। और इस दौरान लगभग 5 रूलर आए और गए। हालांकि इल्तुतमिश अपनी डेथ के पहले ही जो इसके पुत्र थे वो तो योग्य नहीं थे, लेकिन हाँ, एक पुत्री थी रजिया सुल्ताना, तो उसको इसने अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था। लेकिन जो बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, खासकर जो अमीर थे, तो वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। तो उन लोगों ने वो चाहते थे कि कोई पपेट रूलर रहे जो कि पीछे से कंट्रोल हम करें और वो जनता के सामने केवल रूलर रहे। तो उन्होंने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को सुल्तान बना दिया, जो बहुत ही विलासी और इनकैपेबल था। और जो ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह था, इसकी माँ थी शाह तुर्कन। ये एक तुर्क दासी हुआ करती थी और बहुत क्रूर थी, बहुत अत्याचारी थी। और इसने जो है
इल्तुतमिश की फैमिली के जो बाकी मेंबर थे उनको सबको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से चारों तरफ लोग डिससेटिस्फाइड हो गए और रिवोल्ट स्टार्ट हो गए। और इस तरीके से जो इससे अराजकता जो फैली, इसका फ़ायदा उठाया रज़िया सुल्तान ने। और कहते हैं कि दिल्ली की जो पब्लिक थी उसके सामने ये लाल कपड़े पहन करके रेड आउटफिट में वहाँ गई और वहाँ से जा कर के पब्लिक से इसने न्याय मांगा। पब्लिक ने इसका सपोर्ट किया। आप यूट्यूब में देख सकते हैं, रज़िया सुल्तान की मूवी भी हेमा मालिनी ने रोल प्ले किया है रज़िया सुल्तान का, तो ये मूवी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी इस तरह से दिखाया हुआ है। तो जब पब्लिक ने इसको सपोर्ट किया तो इसने फिर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को क्या कर दिया, बंदी बना लिया और ख़ुद दिल्ली की गद्दी पे इस तरीके से ये रज़िया सुल्ताना आती है। तो ये पहली बार था इस तरह से दिल्ली सल्तनत में कि पब्लिक की तरफ से डिसीजन लिया गया हो कि रूलर कौन होगा। तो ये एक विलक्षण घटना थी। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम जो एम्पायर है उसका रियल फाउंडर किसको माना जाए। तो रियल फाउंडर की अगर बात की जाए रियल फाउंडर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 बातें हैं। एक कि क्या अरब जो जिन लोगों ने अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम, क्या उन्हें माना जाए, या फिर उसके बाद जो तुर्क आए यानी कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, क्या उनको रियल फाउंडर माना जाए, या फिर कुतुबुद्दीन को माना जाए, या फिर इल्तुतमिश को माना जाए। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार हैं और इसी तरीके से लेन पोल, ये वो हिस्टोरियन हैं जो इल्तुतमिश को ही मानते हैं रियल फाउंडर। वो ना तो गोरी को मानते हैं, ना ही ऐबक को मानते हैं, और अरब जो थे मोहम्मद बिन कासिम उसको तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी उनके जो लॉजिक हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि अरबों की, जो अरब इन्वेडर्स थे। तो बात क्या है कि अरब इन्वेडर्स केवल जो सिंध वाला रीजन था वहीं तक ये रह पाए थे, और वहाँ भी ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए थे। कुछ टाइम बाद ही वहाँ उनका जो इनका एरिया कैप्चर किया था वो उनके हाथ से निकल गया। तो लेन पूल जो है हिस्टोरियन, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अरबों का जो अरब इन्वेडर्स का जो ये विक्ट्री था, ये जस्ट इवेंट है ना। ये एक कहना चाहिए कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, है ना। ये मात्र एक घटना थी बस, इसका कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये तो बात हो गई अरब के लिए कि अरब इन्वेडर्स को तो बिल्कुल भी रियल फाउंडर माना ही नहीं जा सकता है। फिर दूसरा, अगर ये बात की जाए कि भाई जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, क्या इनको माना जाए, तो बात क्या है कि महमूद गजनवी की अगर बात करें तो उसने ज़रूर यहाँ बहुत लूटपाट की, मंदिर वंदिर तोड़ डाले, और लेकिन उसने यहाँ परमानेंटली उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का कोई इरादा नहीं था। फिर अगर बात करें मोहम्मद गौरी की, तो हाँ, वो ज़रूर यहाँ पे कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी टाइम तक उसने संभाल के रखा और बहुत सारे एरिया को उसने जीता और अपने एम्पायर का पार्ट बनाया। लेकिन वो यहाँ परमानेंटली यहाँ पे रहा नहीं। तो इसलिए, क्योंकि वो परमानेंटली नहीं रहा, इसलिए उसको मुस्लिम एम्पायर का फाउंडर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल रहेगा कहना। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों नहीं माना जा सकता। तो बात क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मानने के पीछे लॉजिक ये है कि खलीफा से इसको सर्टिफिकेशन, खलीफा की तरफ से इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला था। और इस तरीके से फिर ये दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है, और ये तो रूल भी कहाँ से कर रहा था, लाहौर से। तो ये सब बातें हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ही रियल फाउंडर है। लेकिन ये एक ओपिनियन की बात है, ऐसा नहीं है कि ये कोई फैक्ट है। मतलब हमने कुछ हिस्टोरियंस का नाम बताया, ये लोग ऐसा मानते हैं।